Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स बच्चों इसमें हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम डीएनए को तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ डाइस्टर बॉन्ड समझाया था। बच्चों होपफुली आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जब आपस में मिलते हैं किसके जरिए मिलते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए वो आपस में मिलते हैं तो वो बच्चों पोली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों वो जो पोली न्यूक्लियोटाइड चेन है अगर उसमें डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलें तो बच्चों उसी पोली न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है बच्चों इसको हम डीएनए का नाम देते हैं। दिस इज द डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीएनए है बच्चों किससे मिलकर बना होता है? डीएनए मिलकर बना होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से। और डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स बच्चों क्या होते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, नाइट्रोजनियस बेस, 5 कार्बन शुगर और फास्फेट ग्रुप। बच्चों डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में फर्क क्या होता है? बच्चों डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में होगा कि जो 5 कार्बन शुगर है राइबोज, वो राइबोज नहीं होगी बल्कि वो डिऑक्सीराइबोज होगी। और बच्चों जो नाइट्रोजनियस बेस है कभी भी डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर यूरासिल नाइट्रोजनियस बेस मौजूद नहीं होगी। तो बच्चों आप लोगों ने ये डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का फर्क जहन में रखना है जो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। अब बच्चों यही चीज जो है इस लफ्ज के अंदर जो है वो शो भी हो रही है। बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए कलर कोड लिखा हुआ है। बच्चों डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है बच्चों रिमूवल। ऑक्सी बच्चों कहते हैं ऑक्सीजन को। राइबो का मतलब क्या है? राइबोज। बच्चों एक राइबोज में से जब एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है डीऑक्सीराइबोज। तो बच्चों डीएनए जो है एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर मौजूद होती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए बच्चों न्यूक्लिक एसिड, अब इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं बच्चों इसकी रीजन भी मैंने आप लोगों को बताई थी। बच्चों इसको सबसे पहले जो था वो पस सेल्स की न्यूक्लियाई से इसको डिस्कवर किया गया था। इसी वजह से बच्चों न्यूक्लियर जो है वो नेम यहां से निकला क्योंकि इसको न्यूक्लियाई से डिस्कवर किया गया था। और बच्चों जब इसको देखा गया तो ये एसिडिक इन नेचर थे। ठीक है, तो बच्चों इसी वजह से इसे डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसकी अब बच्चों यहाँ पे इसके लफ्ज का मतलब क्या है और यहाँ पे देखिए कलर कोड का मतलब क्या है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो होपफुली आप लोगों को इसका मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम डीएनए के हवाले से अलग अलग साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे और लास्ट में हम जीन के हवाले से डिस्कस करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखें जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिंग। बच्चों हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लाइनस पॉलिंग। क्या नाम है बच्चों? लाइनस पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने 1950 में काम किया था। तो 1950 आप लोगों ने सन इसका ज़हन में रखना है, एमसीक्यू है। इन 1950 लाइनस पॉलिंग कंक्लूडेड दैट, इसने यह नतीजा निकाला कि डीएनए इज अ फाइब्रियस सब्सटेंस। बच्चों जो डीएनए है वो एक धागेनुमा सब्सटेंस, एक धागेनुमा चीज है। एंड द फाइबर जो धागा है इस क्वाइल्ड, ये लिपटा हुआ होता है इनटू अ हेलिक्स। बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको अल्फा हेलिक्स के बारे में बताया था जिसके अंदर बच्चों प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पे इस तरह से लिपट जाती हैं। तो बच्चों इस तरह जो स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं हेलिक्स का। तो बच्चों पॉलिंग के अकॉर्डिंग, लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग 1950 में इसने जो स्टेटमेंट दी थी इसने कहा था कि जो डीएनए है वो एक धागेनुमा सब्सटेंस, एक फाइब्रियस सब्सटेंस है बच्चों जो कि क्वाइल हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है इसी तरह से हेलिक्स की शक्ल के अंदर। बच्चों यहाँ पे आप इसकी जो है वो डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर नजर आ रही हो तो बच्चों यहाँ पे किस तरह से एक धागा जो है वो देखिए यहाँ पे इस जो है इसके जो है हेलिक्स की शक्ल में लिपटा हुआ है। क्लियर? बच्चों आगे आए, अगले हमारे पास जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है ये है चार्गव। बच्चों इस साइंटिस्ट का पूरा नाम है अरविंद चार्गव। इन्होंने 1951 मतलब लाइनस पॉलिंग के 1 साल बाद इन्होंने बच्चों स्टेटमेंट दी थी। इनकी स्टेटमेंट क्या थी बच्चों? यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर से शो की हुई है। बच्चों यहाँ पे आप देखें तस्वीर बोल रही है, आपने सुना है ना बोलती तस्वीर। तो बच्चों एक बोलती तस्वीर है जिसमें क्या कह रहा है? वो कहता है कि ए बराबर है टी के। इसका मतलब ये है कि एडेनिन जो है वो थायमिन के बराबर है और साइटोसिन जो है वो गवानिन के बराबर है। अब बच्चों अरविंद चार्गव ने ये कहा था कि डीएनए के अंदर जितनी रेशो के अंदर, जितनी अमाउंट के अंदर एडेनिन मौजूद होगी उतनी ही अमाउंट के अंदर थायमिन मौजूद होगी और जितनी अमाउंट के अंदर साइटोसिन मौजूद होगी उतनी ही अमाउंट के अंदर गवानिन भी मौजूद होगी। तो बच्चों ये अरविंद चार्गव ने सादा सी एक स्टेटमेंट दी थी। तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एडेनिन जो है ये थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, गवानिन जो है ये साइटोसिन के साथ बनाते हैं। बात मैंने आपको बता दी थी एट, जिससे याद करें मैंने आप लोगों को बताया था। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात कि एडेनिन और थायमिन बच्चों यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जबकि गवानिन और साइटोसिन में बच्चों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जो दोनों हैं बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़ते हैं। अब किस तरह से जुड़ते हैं और इनका क्या फंक्शनिंग है बच्चों इसको हम आगे जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। बहरहाल अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, गवानिन और साइटोसिन में
3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों 1951 में एरविन चार्गफ प्रोवाइडेड एंड इन्फॉर्मेटिव डाटा। एरविन चार्गफ ने बच्चों एक क्या की, बच्चों एक मालूमाती डाटा फराहम किया, इट वाज फाउंड, और ये देखा गया कि एडेनिन और थायमिन आर इक्वल इन रेशो इन डीएनए। डीएनए के अंदर एडेनिन और थायमिन जो है वो रेशो में, वो मिकदार में बराबर हैं। एंड सो आर गवानिन एंड साइटोसिन, और इसी तरह गवानिन और साइटोसिन भी हैं। ठीक है, इसी तरह गवानिन और साइटोसिन भी रेशो में बराबर हैं। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो समझ में आ गई होगी, आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो दो साइंटिस्ट हैं बच्चों। एक का नाम है मॉरिस विल्किंस, ये जो आपको साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं बच्चों, ही इज मॉरिस विल्किंस। और बच्चों ये खातून है, इनका नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन। क्या नाम है बच्चों? रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बच्चों 1953 के अंदर, और मॉरिस विल्किंस ने 1967 के अंदर। तो बच्चों के अलग अलग सन लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपने इन दोनों को ज़हन में रखना है, इनके सन आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने हैं बच्चों। रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन ने स्टडीड किया द मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर ऑफ डीएनए। बच्चों डीएनए का मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर इन्होंने स्टडी किया। बच्चों आर्किटेक्चर किसे कहते हैं? आर्किटेक्चर हम कहते हैं फने तामीर को। किसे कहते हैं बच्चों? फने तामीर को कहते हैं बच्चों। फने तामीर का मतलब होता है किसी चीज को बनाने का फन, किसी चीज को बनाने का तरीका। अब जो डीएनए जो है एक बायोमॉलिक्यूल है, और ये बच्चों किससे मिलकर बनता है? नाइट्रोजनियस बेस से मिलकर बनता है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बनता है, फास्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है। अब बच्चों डीएनए के अंदर इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या होती है? ठीक है बच्चों, इससे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर का। तो डीएनए के मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर को बच्चों दो साइंटिस्ट, एक का नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन और एक का नाम है मॉरिस विल्किंस, बच्चों इन्होंने जो है वो तफसील से स्टडी किया था। तो आपने इनके सन जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से ध्यान में रखने हैं बच्चों। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों फिर हमारे पास जो है वो दो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है बच्चों। एक का नाम है जेम्स जे वाटसन और एक का नाम है फ्रांसिस क्रिक। अब बच्चों इन दोनों साइंटिस्ट ने इकट्ठे 1953 के अंदर डीएनए का एक मॉडल पेश किया था, जिसे इन्होंने अपने ही नाम पे पब्लिश करवाया, जिस मॉडल को वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम डीएनए के इसी ऑथेंटिक मॉडल को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। तो बच्चों इन्होंने वाटसन क्रिक मॉडल 1953 के अंदर पेश किया था। तो बच्चों आए अब हम इसके जो है मॉडल को स्टडी करते हैं। तो पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राइट द पॉइंट्स ऑफ वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बच्चों अहम नुकात जो हैं वो क्या हैं, उनको आप पेपर में लिखें। तो आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। बच्चों आए हम डीएनए को जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें वो कहता है वाटसन क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए सजेस्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब वाटसन और क्रिक मॉडल है डीएनए का बच्चों, वो दर्ज झैल पॉइंट्स जो है उसको तजवीज करता है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों टू स्ट्रैंड्स। बच्चों जो डीएनए है ये दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि जो आरएनए है बच्चों ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये एक ही स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। जबकि बच्चों डीएनए जो है वो ऐसा नहीं है। डीएनए के केस में जो ये स्ट्रैंड्स है बच्चों ये दो होते हैं, ये स्ट्रैंड है बच्चों, और इसी तरह बच्चों एक यहाँ पे इस तरह से स्ट्रैंड होते हैं। तो दो स्ट्रैंड्स होते हैं बच्चों। अभी जो एक स्ट्रैंड है इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि जो एक स्ट्रैंड है बच्चों वो काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में मिलने से बनता है। मैं आप लोगों को नीचे डायग्राम से दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे आप देखें आपको नजर आ रहा है बच्चों ये डीएनए जो है इसके दो स्ट्रैंड्स हैं, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है। अब बच्चों यहाँ पे ये दो स्ट्रैंड्स हैं और ये बच्चों इस तरह से हेलिक्स की शक्ल के अंदर, डबल हेलिक्स आप इसे कह लें बच्चों। एक हेलिक्स इसे कहते हैं, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम हेलिक्स का नाम देते हैं। और अगर दो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे तो बच्चों इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं डबल हेलिक्स का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो बच्चों दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये अपना अलग से हेलिक्स बनाती है और ये अपना अलग से हेलिक्स बनाती है। ठीक है, तो दोनों मिलकर जब इकट्ठे दो हेलिक्स बनाएंगे तो इसको हम डबल हेलिक्स का नाम देते हैं। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे देखें वो कहते हैं डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड्स। ये जो डीएनए है बच्चों ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पर मुश्तमिल होता है। और बच्चों जो पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसको हम स्ट्रैंड का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? स्ट्रैंड का नाम भी देते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। उसके बाद जो आप हेडिंग देंगे बच्चों, आपने हेडिंग्स को याद लाजमी तौर पर जो है बुक के ऊपर लिख लेना है। बुक के ऊपर हेडिंग्स नहीं बनी हुई लेकिन आप लोगों ने इसे हेडिंग्स बना के लिखना है। फिर है बच्चों डबल हेलिक्स। द टू स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर एंड मेक अ डबल हेलिक्स। बच्चों ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के जिस तरह से लिपटे हुए होते हैं, जिस तरह बच्चों मैं आप लोगों को नीचे डायग्राम के अंदर दिखा रहा हूं बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो दोनों स्ट्रैंड्स है बच्चों एक दूसरे के जो है वो लिपटे हुए हैं। और बच्चों लिपट कर ये क्या बनाते हैं? लिपट कर बनाते हैं डबल हेलिक्स। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये जो है ये समझ में आ गया होगा। तो इसके दो पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। अब बच्चों आए अब हम इसका जो है वो थर्ड पॉइंट स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप हेडिंग देंगे डबल हेलिक्स अलेडर। अब बच्चों जो डबल हेलिक्स है किस तरह से एक सीडी से जो है वो मुशाबियत रखता है। अब बच्चों मैं सीडी का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं ना तो बच्चों ये आपके सामने एक सीडी का स्ट्रक्चर शो हो रहा है बच्चों। अब ये जो सीडी के आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाली चीज जो नजर आ रही है बच्चों, आप इनको स्ट्रैंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इनको स्ट्रैंड्स भी कह सकते हैं और आप इनको पोल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और बच्चों अब ये जो दो स्ट्रैंड्स या दो पोल्स के दरमियान
ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसे साइड रेल लिखा हुआ है, आप इसे ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये हम बायोलॉजी के अंदर जो है जब हम डीएनए से सीडी की मुशाबिहत करते हैं तो हम स्ट्रैंड्स या पोल्स के लफ्ज जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें, एक ये बड़ा सा डंडा है और एक ये बड़ा सा डंडा है। अब इन दोनों के दरमियान जो आपको छोटे छोटे डंडे नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर हम पांव रख के सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं बच्चों, इन छोटे डंडों को, ठीक है, जिनके ऊपर हम पांव रखते हैं बच्चों, इनको हम नाम देते हैं रंग का। एक को हम रंग कहते हैं, जमा को हम क्या कहेंगे, रंग्स कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों छोटे छोटे डंडे हैं जिनको हम पांव रख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये रंग्स हैं। तो बच्चों जब सीडी, अब डीएनए को सीडी के साथ बच्चों तशबीह दी जाती है, तो यहाँ पे देखें डीएनए वैसे तो डबल हेलिक्स की शक्ल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन हम डीएनए को डबल हेलिक्स की शक्ल में नहीं, हम डीएनए को अपनी आसानी के लिए, अपने आप को आसानी से डीएनए को समझाने के लिए हम ऐसा तस्वुर करते हैं कि डीएनए जो है वो हेलिक्स की शक्ल में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, बल्कि वो सीधा है, स्ट्रेट है। अगर बच्चों डीएनए जो है वो स्ट्रेट होता तो वो इस तरह से होता, कुछ ऐसे ही है ना। अब जो इस तरह से होता तो यहाँ पे आप देखें एक ये पोल है और दूसरा ये पोल है, और दोनों पोल्स के दरमियान जो आपको नजर आ रहे हैं बच्चों बिल्कुल इसी तरह नहीं जिस तरह सीडी के दरमियान ये रंग्स हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको ये जो रंग्स हैं जो है ये नजर आ रहे हैं। अब बच्चों जो रंग्स हैं ये किससे मिलकर बने हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रंग्स जो हैं बच्चों ये एडेनिन थायामीन, अभी दोनों नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। तो बच्चों जो रंग्स हैं ये नाइट्रोजनियस बेसिस से मिलकर बने होते हैं, जबकि बच्चों जो पोल्स आपको नजर आ रहे हैं, पोल्स बच्चों दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं बच्चों, एक है शुगर बच्चों डिऑक्सीराइबोज शुगर, और दूसरा है बच्चों फास्फेट ग्रुप। ठीक है, तो बच्चों ये जो पोल आपको नजर आ रही है शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बने हैं, जबकि इनके दरमियान जो रंग्स हैं बच्चों किससे मिलकर बने हैं, नाइट्रोजनियस बेस से मिलकर बने। तो बच्चों यहाँ पे देखें वो कहता है द डबल हेलिक्स जो है इज लाइक अ लैडर, बच्चों जो डीएनए का डबल हेलिक्स एक सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर है। इट्स पोल्स आर मेड ऑफ शुगर्स एंड फास्फेट ग्रुप्स। अब बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, जिसे हम स्ट्रैंड्स कहते हैं, जिसे हम पोल्स कहते हैं बच्चों, इसके जो पोल्स हैं ये शुगर और फास्फेट ग्रुप पर बच्चों मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जो कि इसकी बैकबोन भी बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें इट्स रंग्स। अब बच्चों रंग्स क्या होते हैं, वो छोटे डंडे जिनके हम सीढ़ियों के ऊपर पांव रखते हैं। तो इसकी जो रंग्स हैं बच्चों ये नाइट्रोजनियस बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए इसने लिखा हुआ है नाइट्रोजनियस बेस पेयर्स, मतलब एक नाइट्रोजनियस बेस मौजूद नहीं होती बल्कि नाइट्रोजनियस बेस का एक पूरा पेयर मौजूद होता है। क्लियर। अब बच्चों उस बेस पेयर के अंदर एक नाइट्रोजनियस बेस जो है बच्चों वो पायरिमिडीन होती है और एक नाइट्रोजनियस बेस बच्चों प्यूरीन होती है। अब बच्चों ये क्या है, दिस इज पायरिमिडीन, और बच्चों एक क्या है, एक हमारे पास होती है प्यूरीन। अब डीएनए के अंदर बच्चों कौन सी पायरिमिडीन्स मौजूद होती हैं बच्चों, डीएनए के अंदर मौजूद हो सकती हैं बच्चों, यहाँ पे मौजूद हो सकता है थायामिन या फिर साइटोसिन, ये दो पायरिमिडीन्स हैं। यूरासिल भी एक पायरिमिडीन है लेकिन वो डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होती। प्यूरिन्स बच्चों दो हैं, एक है एडेनिन और एक गवानिन। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एडेनिन हमेशा थायामिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इनके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा, और बच्चों गवानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसके दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बच्चों वो मौजूद होंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगर एडेनिन और थायामिन की बॉन्डिंग है और यहाँ पे इसकी पेयरिंग है, तो बच्चों एडेनिन क्या है, एक प्यूरीन है, और थायामिन क्या है, एक पायरिमिडीन है। यहाँ पे देखिए बच्चों साइटोसिन एक पायरिमिडीन है, गवानिन क्या है, एक प्यूरीन है। तो बच्चों आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि इसके जो रंग्स हैं वो नाइट्रोजनियस बेस पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि बच्चों किस तरह से यहाँ पे जो रंग्स हैं नाइट्रोजनियस बेस पेयर्स पर मुश्तमिल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों हमारा जो अगला पॉइंट है वो भी इसी बेस पेयर्स पर मुश्तमिल है। तो आप यहाँ पे बेस पेयर की आप हेडिंग देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ईच बेस पेयर, जिसे हम रंग भी कह रहे हैं बच्चों। रंग मतलब ये जो पायदान जो है जिसके ऊपर हम पांव रखेंगे, सीढ़ी के जो छोटे डंडे हैं जिनके ऊपर हम पांव रखेंगे, इसे हम रंग कह रहे हैं। तो हर बेस पेयर जिसे हम रंग कह रहे हैं इज मेड अप ऑफ वन प्यूरीन, वो एक प्यूरीन से मिलकर बना होता है। प्यूरीन क्या है, एडेनिन या गवानिन, एंड वन पायरिमिडीन, साइटोसिन और थायामिन बेस। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आए अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। बच्चों अगला जो पॉइंट जिसकी आप हेडिंग देंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बच्चों जो दो स्ट्रैंड्स हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों वो कहता है टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देयर बेसिस। बच्चों उनकी नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं बच्चों, जो कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स या फिर दो स्ट्रैंड्स को, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि दो पोल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को ऊपर दोबारा दिखा देता हूं। अगर बच्चों आप लोग यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेसिस पर गौर करें, यहाँ पे देखें बच्चों, तो ये नाइट्रोजनियस बेसिस क्या कर रही है बच्चों, अब यहाँ पे देखें एक ये पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रैंड है बच्चों, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों ये भी एक स्ट्रैंड है पूरे का पूरा। तो दो स्ट्रैंड्स या फिर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रही है बच्चों, ये कर रही है नाइट्रोजनियस बेसिस। और नाइट्रोजनियस बेसिस को कौन जोड़ रहा है, इनको जोड़ रहा है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड्स जोड़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स असल में बच्चों नाइट्रोजनियस बेस, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की नाइट्रोजनियस बेसिस को आपस में जोड़कर उन दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में जो है वो मिला देते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखें जो दो स्ट्रैंड्स हैं आर हेल्ड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं
बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना बच्चों, ठीक है, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है। तो आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होती है वो हमेशा कमजोर होती है, ठीक है। अब बच्चों वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए बिटवीन देयर बेसिस, उनकी बेसिस, ये जो स्ट्रैंड्स है ना, इनकी बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए आपस में दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अब बच्चों आगे जो हेडिंग आप देंगे वो है पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनियस बेस। अब बच्चों इस नाइट्रोजनियस बेस की पेयरिंग क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया कि बहुत ही स्पेसिफिक होती है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसके दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बनाता है, इसके दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, एडेनिन इन वन चेन मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन इन सेकंड चेन और वाइस वर्सा। अब बच्चों एक चेन का जो एडेनिन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन इन सेकंड चेन, दूसरी चेन के थायमिन के साथ, और वाइस वर्सा का मतलब बच्चों इसके उल्ट, इसका उल्ट का मतलब है कि थायमिन जो है वो एक चेन का वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एडेनिन की दूसरी चेन के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक साइड पर अगर यहाँ पे एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो अगर इस चेन का थायमिन होगा तो वो दूसरी चेन के एडेनिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे नीचे देखें, गवानिन इन वन चेन, एक चेन का जो गवानिन है बच्चों वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन इन सेकंड चेन, दूसरी चेन के साइटोसिन के साथ, और वाइस वर्सा या उसका उल्ट। जिसने यहाँ पे देखें गवानिन जो है वो साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और अगर इस चेन का साइटोसिन होगा तो अगली ही चेन के गवानिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को इसका जो है वो समझ आ गई होगी। अब बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स देख लेते हैं, मैं आपको वैसे पहले ही बता चुका हूं बच्चों, देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन पेयर। बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि गवानिन और साइटोसिन के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें, देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन पेयर एंड थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गवानिन एंड साइटोसिन पेयर। बच्चों देखें कितना आसान है वाटसन के मॉडल। बच्चों होपफुली आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। बच्चों इसका लास्ट पॉइंट है वाटसन के मॉडल का, बच्चों इसकी आप हेडिंग देंगे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। किसकी हेडिंग देंगे बच्चों? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब यहां पे देखें, मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है बच्चों ये डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब ये दो स्ट्रैंड्स पर या दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पर मुश्तमिल होता है। लेकिन बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें बच्चों ये दो चेन्स हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। बच्चों दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंटी पैरेलल होने से क्या मुराद है बच्चों? मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है बच्चों। अब दोनों लाइंस के डायरेक्शन सेम है, मैं कहूंगा ये दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। ये क्या है बच्चों? पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इसी वजह से मैं कहूंगा दोनों लाइंस पैरेलल हैं। लेकिन एक लाइन बच्चों इस तरफ है और दूसरी लाइन जो है बच्चों वो इस तरफ है। अब इन दो लाइंस को बच्चों मैं कहूंगा कि दो लाइंस जो है ये एंटी पैरेलल है। ये क्या है बच्चों? दीज आर एंटी पैरेलल। अब यहां पे देखें बच्चों, यहां पे आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी वैसे बताया था। यहां पे देखें बच्चों, ये कार्बन नंबर जो है 1 यहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और ये बच्चे कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो फास्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है। तो जो ऊपर की तरफ देखें फास्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ अटैच है, और यहाँ पे बच्चों अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 के साथ फास्फेट और 3 के आप साथ आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे देखें ऐसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें जो कार्बन नंबर 3 है जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो नीचे की तरफ है, जबकि कार्बन नंबर 5 जिसके साथ फास्फेट ग्रुप है बच्चों वो ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे देखें बच्चों ये चेन जो है ये 3 से 5 की तरफ जो है वो रन कर रही है, ऐसे ही है ना, ये बात मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी समझाई थी। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे बच्चों 5, ये 5th कार्बन है। अब बच्चों 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर मौजूद होगा और 5th कार्बन यहाँ पे फास्फेट। इस तरह बच्चों अगर आखिर में देखें तो 1 2 3, उसके बाद बच्चों ये 4 और यहाँ पे बच्चों जो कार्बन होगा वो 5 होगा जिसके साथ ये फास्फेट अटैच है। तो बच्चों यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ऊपर है और यहाँ पे बच्चों आप देखें फास्फेट नीचे है, तो यहाँ पे बच्चों जो चेन है वो 3 ऊपर है और 5 नीचे है। अब बच्चों एक चेन जो है वो 3 to 5 मूव कर रही है और एक चेन जो है यहाँ से देखें ये नीचे से ऊपर 3 to 5 और यहाँ पे 3 to 5 जो है वो ऊपर से नीचे है। आप लोग अब इसके जो है स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखें यहाँ पे पेंटोज शुगर जो है वो किस तरह से स्ट्रेट है और यहाँ पे देखें बच्चों किस तरह से पेंटोज शुगर जो है वो उल्टी हुई है। तो बच्चों आप लोगों ने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि बच्चों किस तरह से डीएनए के अंदर बच्चों ये जो दो आपको स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं बच्चों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें एक लाइन जो है 3 to 5 इस डायरेक्शन में और यहाँ पे 3 to 5 इस डायरेक्शन के अंदर है। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है बच्चों एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखें बच्चों two strands are not in the same direction with respect to their phosphodiester linkage। बच्चों अगर आप इनके phosphodiester linkage के हिसाब से इनको देखें तो ये जो दो strands हैं ये सेम डायरेक्शन में नहीं है बट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, बल्कि एक दूसरे के क्या हैं बच्चों?
एंटी पैरेलल हैं। तो बच्चों हमने देखे फास्फोडाइस्टर लिंकेज के हवाले से यहाँ पे बात की। यहाँ पे बच्चों देखें फास्फोडाइस्टर लिंकेज, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब नीचे से जब एक न्यूक्लियोटाइड आएगा तो वो इस हाइड्रोक्सिल के साथ जो है उस न्यूक्लियोटाइड का जो फास्फेट ग्रुप है वो इस कार्बन नंबर 3 पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बच्चों क्या बना लेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा। इस तरह बच्चों यहाँ पे जब इसी डायरेक्शन में बच्चों यहाँ पे इसी डायरेक्शन के अंदर एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों जो पेंटोज शुगर होगी, यहाँ पे उसके कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा ये उसके साथ जो है वो फास्फोडाइस्टर लिंकेज बना लेगा। तो बच्चों फास्फोडाइस्टर लिंकेज के हवाले से जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा होगा। बच्चों यहाँ पे देखें ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। अब बच्चों यहाँ पे देखें यहाँ पे ये 5 प्राइम और यहाँ पे देखें 3 प्राइम। बच्चों प्राइम जो है वो सिर्फ नंबर्स को आप ये समझे स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 3 के ऊपर अगर इस तरह छोटी सी लाइन आ जाए इसे हम प्राइम कहते हैं। तो 3 प्राइम बच्चों सिर्फ कार्बन एटम्स की बच्चों तादाद को जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे जो थर्ड कार्बन के डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, 5 कार्बन की नीचे है, और यहाँ पे देखें बच्चों 5 कार्बन ऊपर है और 3 कार्बन जो है वो नीचे है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अब देखें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, हमने ये जो स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे 3 वाला नीचे था, 5 वाला ऊपर था, और इस साइड पे जो था 3 वाला ऊपर था, 5 वाला नीचे था। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी दोनों स्ट्रैंड जो है बच्चों वो एंटी पैरेलल हैं। एक स्ट्रैंड जो है बच्चों या आप 3 to 5 देखें अगर तो 3 ऊपर है, 3 प्राइम ऊपर है, 5 प्राइम नीचे है। और अगर आप इस डायरेक्शन में देखें बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें 3 प्राइम जो है बच्चों वो नीचे की तरफ है और 5 प्राइम जो है बच्चों ऊपर की तरफ है। तो बच्चों दोनों स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद बच्चों लास्ट पे आप लोगों की बुक में डीएनए के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई, आप लोगों ने इनकी हेडिंग्स बना लेनी है। डीएनए इन यूकैरियोट्स देखें बच्चों, यूकैरियोट्स आपको पता है कि ऐसे जानदार होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरिया के अलावा बाकी तमाम जानदार जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो देखें डीएनए इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सो इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। बच्चों आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो है वो डीएनए क्रोमोसोम्स की शक्ल में मौजूद होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर डीएनए जो है वो बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ इस तरह से, तो इसी डीएनए को हम नाम देते हैं क्रोमाटिन का। लेकिन अगर बच्चों यही डीएनए जो है ये इस तरह से अरेंज हो जाता है खास शक्ल के अंदर, तो बच्चों इसी को हम किसका नाम दे देते हैं, क्रोमोसोम का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे देखें डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। बच्चों प्रोकैरियोट्स हैं वो ऐसे जानदार होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसमें बच्चों बैक्टीरिया आ जाते हैं और बैक्टीरिया के अलावा आर्किया, ठीक है, जो जानदार हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो एज देयर इज नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स, बच्चों प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी वाज़ेह न्यूक्लियस जो है बच्चों वो मौजूद नहीं होता। तो बच्चों इनका जो डीएनए है वो इनके साइटोप्लाज्म में वो इस तरह से बिखरा पड़ा होता है, डिस्पर्स पड़ा होता है। अब ये समझे बैक्टीरिया है तो उसका डीएनए बच्चों उसके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स पड़ा हुआ है, इसके डीएनए को हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी बताई थी। तो बच्चों होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आगे देखें डीएनए इन वायरसेस। बच्चों वायरसेस के हवाले से हमें पता है कि वायरसेस ना तो लिविंग के अंदर आते हैं ना नॉन लिविंग के अंदर आते हैं, बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग पर मौजूद हैं। अब बच्चों वायरसेस के हवाले से इसी वजह से उन्होंने ना प्रोकैरियोटिक में जिक्र किया ना यूकैरियोटिक में, बल्कि इसका अलग से जिक्र किया। बच्चों वायरसेस के हम बहुत कम कैरेक्टर्स हैं जो इनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले हैं, उनमें से 2 बड़े मशहूर हैं। एक इनके पास डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, दूसरा बच्चों ये कि इंसानी जिस्म के अंदर जाकर या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके बच्चे बीमारियां फैला सकते हैं। तो वायरसेस के अंदर बच्चों डीएनए इज लोकेटेड एज कोर मॉलिक्यूल कवर्ड बाय प्रोटीन कोड। बच्चों आपको पता है कि वायरस के अंदर यहाँ पे आप देखें तो इसके सेंटर में बच्चों यहाँ पे डीएनए मौजूद होगा और इसको एक प्रोटीन के गुलाफ ने बच्चों इसको लपेटा हुआ होगा। जो प्रोटीन का गुलाफ जो कि बच्चों इसको लपेट के रखता है बच्चों, इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कैप्सिड का। ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया था, इसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं। और सेंटर में जो डीएनए आरएनए मौजूद होता है इसको हम नाम देते हैं जीनोम का। और बच्चों इन दोनों को मिला के हम क्या नाम देते थे, न्यूक्लियोकैप्सिड का। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ वायरस याद हो तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताई थी। इसके बाद बच्चों फंक्शंस ऑफ डीएनए है। बच्चों डीएनए जो है ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, वरासती मालूमात है। और नॉर्मली आपको पता है बच्चों क्या होता है, स्पर्म और एग जो बच्चों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब बच्चों जाइगोट से फिर क्या बनता है, जाइगोट से फिर एक नया जानदार जो है वो बनता है। अब इस जानदार के अंदर बच्चों जो डीएनए है वो इस स्पर्म से भी आया और इस एग से आया। अब जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो फादर के अंदर हुई, एग की प्रोडक्शन जो है मदर के अंदर हुई। जब दोनों का डीएनए मिला तो बच्चों क्या बना, जाइगोट बना। अब इस जाइगोट के अंदर जो खसूसियात होंगी बच्चों, इन खसूसियात को जो है ये डीएनए ही डिटरमिन करेगा। तो इसी वजह से बच्चों आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनकी शक्ल सूरत तो एग्जैक्ट वालिदैन से नहीं मिलती, लेकिन उनकी बहुत सारी खसूसियात जो है उनके पेरेंट्स से जो है वो मिलती हैं। यहाँ पे देखें बच्चों डीएनए जो है इज द हेरिडिटरी मटीरियल, ये वरासती मादा है फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदारों के लिए।
एक्सेप्ट सम वायरसेस, सिवाय कुछ वायरसेस के बच्चों, क्योंकि जो वायरसेस है ना बच्चों, ठीक है, वो जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो अब खुद ब खुद नहीं करते, बल्कि वो हमारे जिस्म की मेटाबॉलिक मशीनरी को, हमारे सेल्स को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और हमारे सेल से अपनी रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो कुछ वायरसेस के अलावा बाकी जितने भी जानदार हैं बच्चों, उनके अंदर जो वरासती मालूमात है बच्चों, वो किस जरिए स्टोर होती है, वो डीएनए के जरिए स्टोर होती है। और कुछ वायरसेस के अंदर बच्चों क्या होता है, ये वरासती मालूमात जो है ये आरएनए की शक्ल के अंदर स्टोर होती है। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब देखें बच्चों, डीएनए कंटेन्स द प्रोग्राम दैट अल्टीमेटली डायरेक्ट्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। बच्चों अब मैंने आपको बताया था कि जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूक्लियस जो है एक सेल का आप समझे ब्रेन है, कि सारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के पास सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो डीएनए के अंदर बच्चों एक प्रोग्राम होता है जो कि अल्टीमेटली आखिरकार सेल तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब है हिदायत देता है। द प्रोग्राम इन डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अब बच्चों जो प्रोग्राम है डीएनए में छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में होता है, जिसको हम जीन्स कहते हैं। अब बच्चों जीन क्या होते हैं, आए मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखा देता हूं। बच्चों यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है कि एक जानदार, इस जानदार का एक सेल ले लिया हमने, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को बच्चों ये क्रोमोसोम है। अब बच्चों इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक खास प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखता है, इसको हम बच्चों जीन का नाम देते हैं। जीन इज एक्चुअली द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक टुकड़ा होता है जो कि हमारे जिस्म के अंदर एक खास फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसको हम जीन का नाम देते हैं। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो जीन को देखते हैं। व्हाट इज जीन, हाउ इट फंक्शंस, ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों देखें जीन क्या होता है, आपको जीन की डेफिनेशन आनी चाहिए। जीन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। अब जो डीएनए के अंदर आपको पता है कि डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, उन डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बच्चों एक तरतीब, ठीक है, विच कोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, बच्चों जो कि एक पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए कोडिंग करती है, इसको हम जीन का नाम देते हैं। बच्चों हम आगे जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल डोग्मा। बच्चों आपको होता क्या है, आपने अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा कि डीएनए से बच्चों पहले क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बच्चों फिर क्या बनते हैं, फिर बनती हैं प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स है बच्चों, वो हमारे डीएनए से बनती है। बच्चों डीएनए तो बहुत सारा है न्यूक्लियस के अंदर, तो हर प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, और वो जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना बच्चों, उसको हम जीन का नाम देते हैं। और उस छोटे से टुकड़े के अंदर बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की एक मखसूस तरतीब होती है। यहां पे आप देखें बच्चों, अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखें डिऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये तो सेम है। फर्क कहां पे आएगा बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, फर्क आएगा नाइट्रोजनियस बेसिस के अंदर, ठीक है। तो डीएनए के अंदर बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस की एक मखसूस सीक्वेंस होती है, और इस मखसूस सीक्वेंस को कोड किया जाता है। किस तरह से किया जाता है ये हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो बच्चों उसको कोड करके आगे क्या तैयार किया जाता है बच्चों, उससे एक प्रोटीन तैयार की जाती है। और यहां पे प्रोटीन के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब जब काफी सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ जाएं तो इसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, वो कहते हैं कि जीन जो है वो एक सीक्वेंस, एक तरतीब है न्यूक्लियोटाइड्स की जो कि डीएनए के अंदर मौजूद हैं, विच कोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जो कि खास प्रोटीन बनाने की बच्चों इंफॉर्मेशन रखती है, जो कि खास प्रोटीन को कोड करती है, ठीक है। अब बच्चों कोड का मतलब क्या है, ये हम इंशाल्लाह आगे सेंट्रल डोग्मा के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे इसको एग्जाम्पल की शक्ल में लिख दी है। बच्चों वो कहते हैं इन द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम ई कोलाई। बच्चों ई कोलाई आपको पता है इसे हम एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एस्चेरिचिया कोलाई। तो बच्चों होपफुली आपको जो है उसका अंदाजा होगा। बच्चों जब भी साइंटिफिक नेम को आपने हाथ से लिखना है तो आपने उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। बच्चों एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर आपको पता है कि सेंटर में क्रोमोसोम मौजूद होता है। बच्चों इसी के क्रोमोसोम को हम न्यूक्लियोइड का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये असल में वही डीएनए जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुआ होता है। तो ई कोलाई का बच्चों जो क्रोमोसोम है, इसमें हर स्ट्रैंड बच्चों जो डीएनए का contain 5 million bases arranged in a particular linear order। बच्चों डीएनए का जो प्रॉपर स्ट्रैंड है, डीएनए देखें इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो हर स्ट्रैंड के अंदर बच्चों जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, देखें ये हर स्ट्रैंड के अंदर कितनी है बच्चों, 5 मिलियन नाइट्रोजनियस बेसिस है। 5 मिलियन से मुराद है 50 लाख नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं बच्चों, और वो खास तरतीब के अंदर जो है वो क्या होते हैं बच्चों, अरेंज हुए होते हैं। बच्चों मैं आपको नीचे डायग्राम से दिखा देता हूं। बच्चों आपके सामने एस्चेरिचिया कोलाई का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बच्चों इसके अंदर जो है यहाँ पे सेंटर में करके ना, यहाँ पे इसके डीएनए जो है वो मौजूद होता है, जिसे हम इसका क्रोमोसोम कहते हैं। अब बच्चों डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसके एक स्ट्रैंड के अंदर 50 लाख नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो एक लीनियर वे के अंदर अरेंज होते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इट हैज जीन्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल 100 बेसिस। अब बच्चों वो पूरे क्रोमोसोम की बात करें कि पूरे क्रोमोसोम के अंदर जो है वो 50 लाख 5 मिलियन नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, लेकिन उस पूरे क्रोमोसोम के अंदर कई सारी जीन्स हैं। तो क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि खास पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है बच्चों, उसको हम जीन का नाम देते हैं। तो वो कहता है कि हर जीन के अंदर तकरीबन कई हजार नाइट्रोजनियस बेसिस जो हैं वो
आ जाती हैं, ठीक है। तो हर जीन जो है वो कई हजार नाइट्रोजीनियस बेसिस पर मुश्तमिल होती है। मिसाल के तौर पर बच्चों यहाँ पे आप देखें ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो इसमें से आप ये समझें कि ये कुछ, ये जो आप समझ आ रही है ना, अब यहाँ पे समझे कि काफी सारी जो है वो क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस की एक सीक्वेंस है। इनमें से कुछ नाइट्रोजीनियस बेसिस की सीक्वेंस मिलकर क्या बना रही है बच्चों, एक जीन बना रही है, जो कि प्रोटीन्स, जो कि बैक्टीरिया के अंदर बच्चों अलग अलग प्रोटीन्स बनाती है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया का जो फ्लेजेला है बच्चों, एक प्रोटीन से बनता है जिसको हम नाम देते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। अब बच्चों जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है, अब जाहिर सी बात है प्रोटीन किससे बनेगी, प्रोटीन बनेगी डीएनए से। तो डीएनए भी इतना बड़ा है, तो बच्चों डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम जीन का नाम देते हैं वो इस प्रोटीन को कोड करेगा। तो होपफुली बच्चों आपको यहां तक जो है उसकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों लास्ट पे फंक्शनिंग ऑफ जीन देख लें। बच्चों आमतौर पे होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे सेल्स हैं बच्चों, हर सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है और हर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद है। अब बच्चों हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर जो डीएनए है वो सेम है, लेकिन बच्चों फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काम ये है कि उन्होंने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने हैं। और बच्चों मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, हमारे नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, जिन्होंने बच्चों हमारे जिस्म के अंदर पैगाम को मुंतकिल करना है जिस्म से दिमाग तक, दिमाग से जिस्म तक, तो बच्चों ये न्यूरॉन्स हैं। अब बच्चों जिस्म का कौन सा सेल कौन सा काम करेगा, इस बुनियाद पर बच्चों एक सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है वहां पे खास जीन्स को ऑन कर दिया जाता है और कुछ खास जीन्स को ऑफ कर दिया जाता है। अब बच्चों वो जीन्स जो ऑन होती हैं वो काम करती हैं और वो जीन्स जो कि ऑफ कर दी जाती हैं बच्चों वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए वो कहते हैं व्हेन अ जीन इज टर्न्ड ऑन, जब एक जीन को ऑन किया जाता है तो सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। बच्चों वही बात मैंने आपको बताया कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से आगे बच्चों क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती है। बच्चों जब कभी भी एक जीन जो है वो एक्टिव शक्ल के अंदर मौजूद होगा तो उस जीन के अंदर क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है, उससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। डीएनए से आरएनए बनने के अमल को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। बच्चों इसको हम आपने मैट्रिक के अंदर इसको पढ़ा है, हम इसको कमिंग लेक्चर्स के अंदर भी देखेंगे। और आरएनए से प्रोटीन्स बनने के अमल को बच्चों हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। तो बच्चों यहाँ पे जब एक जीन को ऑन किया जाता है तो उसकी जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है उस डीएनए के अंदर बच्चों उसको ट्रांसक्राइब कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है आरएनए के अंदर और फिर इस आरएनए को आगे ट्रांसलेट कर दिया जाता है प्रोटीन्स के अंदर। बच्चों किस तरह से होती है ये हम आगे सेंट्रल डोग्मा के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना अगर आपको लाइंस की समझ नहीं आई, सेंट्रल डोग्मा के अंदर हम इस चीज को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आरएनए को फिर क्या किया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स के अंदर। इन दिस वे डीएनए कंट्रोल द प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। अब बच्चों आपको पता है जो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग काम करती हैं। हमने रोल ऑफ प्रोटीन्स इन लाइफ के हवाले से एक डिटेल टॉपिक स्टडी किया था जिसमें हमने प्रोटीन्स के बेतहाशा फंक्शंस को देखा था। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फंक्शन बता देता हूँ, एंजाइम्स बच्चों प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम्स बच्चों कहां से बनते हैं, एंजाइम्स को बच्चों कौन बनाते हैं, डीएनए बनाता है। डीएनए से पहले आरएनए ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसक्राइब का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन होती है और फिर उस आरएनए की ट्रांसलेशन से बच्चों क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये होती किस तरह से हम इंशाल्लाह आगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।